हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ाई कर चुके हैं और केमिस्ट्री का आज तीसरा चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयतनात्मक विश्लेषण है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम इसे बोलेंगे। और ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें कुछ फार्मूला ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। ज़्यादा इसमें कंसेप्ट की चर्चा नहीं है, बस कुछ फार्मूला है जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। और एक गुजारिश होगा आप लोगों से कि अगर पीछे के जो 2 चैप्टर हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, उस 2 चैप्टर के सभी क्लास को आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आप इस क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई साहब आखिर आयतनात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस है, ये है क्या, क्या होता है आयतनात्मक विश्लेषण, किसे कहते हैं आयतनात्मक विश्लेषण, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, आयतनात्मक विश्लेषण है क्या। देखिए, आयतनात्मक मतलब आयतन से संबंधित विश्लेषण, यानी कि वॉल्यूम से संबंधित जो विश्लेषण है वो करने वाले हैं। तो किसका आयतन सर? तो ये जो आयतन हम करने वाले हैं, आयतन का जो विश्लेषण करने वाले हैं, वो आयतन होगा मुख्य रूप से बिलियन का। बिलियन बोले तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वह विश्लेषण जिसमें किसी अज्ञात बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन किसी अज्ञात बिलियन के ज्ञात आयतन के साथ, ज्ञात आयतन के साथ, है ना, किसी ज्ञात बिलियन की अभिक्रिया द्वारा अज्ञात बिलियन की, किसकी, अज्ञात बिलियन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, और ये आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। सर नहीं समझे, अब समझिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। बिलियन मिस सीधा साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में बिलियन को हम घोल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? घोल। जैसे शरबत। शरबत क्या है? पानी में आपने चीनी मिला दिया तो वो क्या बन गया? शरबत बन गया। वो एक बिलियन भी कहलाएगा। केमिस्ट्री की भाषा में उसे क्या बोलेंगे? बिलियन बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 बिलियन की चर्चा है। मान लीजिए एक तो बिलियन ये है जो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि यहाँ तक जो है सॉल्यूशन यानी कि बिलियन भरा हुआ है। दूसरा ये बर्तन है, ठीक है, और इस बर्तन में भी बिलियन भरा हुआ है। 2 बिलियन की चर्चा भी हो रही है। तो इसमें क्या बोला गया? वह विश्लेषण जिसमें किसी ज्ञात अज्ञात बिलियन, ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, यानी कि बिलियन फर्स्ट है और ये बिलियन सेकेंड है, यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन है। इसमें आपको क्या बोला गया कि अज्ञात बिलियन। अज्ञात बिलियन मतलब जो S1 है, ये जो सॉल्यूशन है या ये जो बिलियन है, उसका सांद्रता आपको ज्ञात नहीं है और आयतन ज्ञात है। इसका जो वॉल्यूम है वो आपको ज्ञात है और इसकी सांद्रता ज्ञात नहीं है। कौन चीज? सांद्रता जो है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ज्ञात है। एक तो सॉल्यूशन हुआ ऐसा जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ज्ञात है। अब दूसरा क्या है? दूसरा ज्ञात आयतन, ये बोला वही कि वह विश्लेषण जिसमें किसी अज्ञात बिलियन, तो ये है अज्ञात बिलियन, ज्ञात आयतन, इसका आयतन ज्ञात है, साथ ही किसी ज्ञात बिलियन, यानी कि वह बिलियन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। इसमें ये जो बिलियन है इसमें सांद्रता भी क्या है सर जी? ज्ञात है, यानी कि सांद्रता भी पता है, और ये बिलियन भी जो है ज्ञात बिलियन है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी ज्ञात रहा होगा, इसका वॉल्यूम भी पता रहा होगा। ठीक है ना, कि अभिक्रिया द्वारा अज्ञात बिलियन की सांद्रता, ये जो अज्ञात बिलियन है इसकी सांद्रता पता नहीं है, इसकी सांद्रता क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, और यही जो विश्लेषण है वो आयतनात्मक विश्लेषण कहलाता है। यानी कि सीधा समझिए, एक वह बिलियन जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसका सांद्रता सीधा समझ लीजिए ज्ञात नहीं है, वॉल्यूम ज्ञात है, और एक दूसरा बिलियन जिसकी सांद्रता भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। इस दोनों का क्या करवाते हैं सर जी? तो हम करवाते हैं अभिक्रिया, और इस दोनों का अभिक्रिया करवाने के बाद हमें अज्ञात बिलियन
अज्ञात विलयन यानी कि इस वाले विलयन की सांद्रता पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? इसका सांद्रता हम ज्ञात कर पाते हैं। और ये जो विश्लेषण किया हमने वही विश्लेषण कहलाता है, आप याद रखेंगे, आयतनात्मक विश्लेषण, यानी कि वॉल्यूम से संबंधित जो है विश्लेषण। अब याद रखिएगा आप लोग कि जो ज्ञात सांद्रता वाले विलयन द्वारा, यानी कि वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात थी, अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का जो प्रक्रम है उसको अनुमापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुमापन कहते हैं। एक विलयन तो ऐसा था जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं था, और एक विलयन तो ऐसा था जिसका सांद्रता जो है भाई साहब क्या था? ज्ञात था। तो इसकी हेल्प से इसका जो हमने क्या ज्ञात किया? सांद्रता ज्ञात किया। तो वही सांद्रता ज्ञात करने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे अनुमापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुमापन कहते हैं। अब आप एक चीज और याद रखिएगा कि अनुमापन के क्रम में, यानी कि जब हम अनुमापन की क्रिया करते रहते हैं उस टाइम पर एक अन्य पदार्थ की 1 या 2 बूंद भी मिलाई जाती है। इस दोनों विलयन में, इस दोनों ही जो आपके सॉल्यूशन है, इस दोनों ही सॉल्यूशन में 1-2 बूंद एक अलग पदार्थ भी इसमें मिलाया जाता है। यह सूचक कहलाता है। जो 1 से 2 बूंद की मात्रा में इस दोनों में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता सूचक, दैट मीन्स इंडक्टर। अब ये क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह पदार्थ अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना विलयन का रंग परिवर्तित करके देता है। जो 1-2 बूंद अलग से हमने जो पदार्थ इसमें क्या किया? ऐड किया, मिलाया, उसे हम सूचक कहते हैं। क्यों सूचक कहते हैं? क्योंकि जो 1-2 बूंद जो हमने इसमें अलग पदार्थ मिलाया वो क्या करता है? जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, तो वो कलर चेंज करके हमें क्या करेगा? बताएगा, यानी कि वो रंग को बदल देता है। ठीक है। और याद रखेंगे सूचक होते हैं 3 प्रकार के। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक होते 3 प्रकार के, आंतरिक सूचक, बाहरी सूचक और स्वतः सूचक। ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप सुन लिए तो ये अच्छा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई साहब विलयन क्या है और इसकी सांद्रता क्या होती है। तभी से हम विलयन और सांद्रता बोल रहे होंगे। तो आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि सर विलयन क्या है, या उसकी जो सांद्रता आप बता रहे हैं वो सांद्रता क्या है। ठीक है। तो हम अब जानेंगे विलयन यानी कि सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, एंड देयर कंसंट्रेशंस, दैट मीन्स सांद्रता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशंस। तो आइए दोनों चीज़ों को जानते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस क्या होता है और उसकी जो कंसंट्रेशंस होते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई साहब कि आखिर विलयन क्या है। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण, जिसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहते हैं। क्या याद हो गया आपको? 2 या 2 से अधिक पदार्थ का जो समांगी मिश्रण होगा, कैसा मिश्रण? समांगी मिश्रण, जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, वही विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसमें आपने ऐड कर दिया कौन चीज? तो पानी। ये पानी था इसमें, अब पानी में आपने डाल दिया चीनी। ठीक है। क्या डाल दिया? चीनी। पानी चीनी क्या हो गया? मिल गया। पानी और चीनी का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये जो घोल तैयार हुआ, यही घोल कहलाएगा विलयन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो विलयन आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा कि वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलय यानी कि सोल्यूट, ठीक है, कहलाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक तो पानी है, दूसरा चीनी है। तो चीनी आप सभी जानते हैं कि जब शरबत बनाते हैं तो पानी से कम चीनी डालते हैं हम। ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 kg पानी है तो 2 kg चीनी डाल देंगे, तब तो हो जाएगा समस्या। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है, यहाँ पर पानी और चीनी है, तो पानी की अपेक्षा, पानी के तुलना में चीनी की मात्रा कम होती है। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विलय। वो क्या कहलाएगा?
वो कहलाएगा विलय और इसको बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है। तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर पानी क्या होगा, पानी होगा विलायक। पानी क्या होगा सर जी, तो ये विलायक होगा यानी कि सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कहलाता है। दूसरी चीजें मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, दो चीजें, एक तो है विलय और दूसरा है विलायक। जनरली सॉल्यूशन के अंदर यानी कि विलयन के अंदर अगर वो पूरा तरह से मिल चुका है ये दोनों पानी और चीनी, तो जो विलायक है वही आपको दिखाई देगा, और विलय जो है, विलय जैसे कि चीनी, ये विलुप्त हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो विलय क्या है समझ गए, विलायक क्या है ये समझ गए, और विलयन भी आप लोग समझ गए कि विलयन आखिर कहते किसे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि किसी विलयन की सांद्रता, अब जानते हैं हम लोग की सांद्रता क्या होता है। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या होता है। तो किसी विलयन की सांद्रता होती क्या है, याद रखिए, किसी विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित विलय तथा विलायक की आपेक्षिक मात्राओं के संदर्भ में होती है। यानी कि जो सांद्रता शब्द है वो विलय और विलायक के संदर्भ में होती है। किसके संदर्भ में होती है, विलय और विलायक के संदर्भ में होती है। तो सर बताइए कि आखिर हम सांद्रता कहते किसे हैं, सांद्रता है क्या। तो याद रखिएगा कि विलयन की सांद्रता जो होती है वो विलय और विलायक के संबंध में ज्ञात किया जाता है, उसके रिस्पेक्ट में ही ज्ञात किया जाता है। तो अगर किसी भी विलयन की आपको अगर सांद्रता निकालना हो तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। विलय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे कि जब एग्जाम्पल दे देके समझाएंगे ताकि आपको पूरी अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। इसमें क्या था सर जी, पानी था और प्लस चीनी था। तो चीनी क्या है, विलय है। क्या है, ये विलय है। और पानी क्या है, तो पानी है सर विलायक। पानी क्या है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है। तो और इस दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, पानी और चीनी को मिला करके अगर हम बात करें, इस दोनों को एक साथ इकट्ठा बात करें तो ये दोनों इकट्ठा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विलयन। इकट्ठा क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। और विलयन में दो चीज होते हैं, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर आपको किसी भी चीज का अगर सांद्रता निकालना हो तो क्या करेंगे, विलय की मात्रा, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि चीनी है विलय, तो चीनी की मात्रा आपको ग्राम में लेना है। किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और उसको भाग दे देना है। बट्टे मतलब भाग दे देना किससे, विलयन का भार या आयतन से। विलयन यानी कि ये जो शरबत है उसके भार से या उसके आयतन से भाग दे देंगे विलय की मात्रा को, तो जो वैल्यू आएगा वही है आपका सांद्रता। तो सांद्रता क्या समझ में आ गया होगा आपको, किसी भी विलयन का सांद्रता निकालना है आपको तो आप विलय के मात्रा, और याद रखिएगा कि विलय का मात्रा हमेशा ग्राम में लिया जाता है, तो विलय की मात्रा को भाग दे दीजिए विलयन के भार से या नहीं तो विलयन के आयतन से, तो जो वैल्यू मिलेगा वही कहलाएगा सांद्रता। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सांद्रता जो चीज है, सांद्रता जो टर्म है वो समझ गए होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं भाई साहब आगे, और आगे याद रखिएगा कि किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न व्यंजक होते हैं, मतलब अलग अलग व्यंजक से, यानी कि अलग अलग जो है इसको इक्वेशन से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। तो मतलब कुछ हम व्यंजक पढ़ने वाले हैं, यानी कि कुछ इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, जो इक्वेशन क्या करेगा भाई साहब, आपको सांद्रता को व्यक्त करने में हेल्प करेगा। उसमें सबसे पहले, उस सब चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोल प्रभाज, जिसको मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है पहले इसको जानिए, फिर आगे के और सारे जो इक्वेशन हैं उसको क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो मोल फ्रैक्शन अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि यह एक घटक की मोल संख्या, मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है
किसी भी घटक, वो विलय हो या विलायक हो, विलय या विलायक की मोल संख्या तथा विलयन यानी कि विलय तथा विलयक दोनों घटकों को मिलाकर के ही तो विलयन बनता है। तो क्या देखा आपने कि विलय या विलयन की मोल संख्या विलय की मोल संख्या तथा विलयन की कुल मोल संख्या का अनुपात है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मोल संख्या के बारे में आपको बताएंगे आगे। तो मोल प्रभाज क्या होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी विलयन है उसके विलय या विलायक की मोल संख्या तथा विलयन की कुल मोल संख्या का जो अनुपात है वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। वही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। इसको अगर हम इक्वेशन के रूप में दिखाने की कोशिश करें तो देखिएगा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विलय का मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। विलय का जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 होता है, याद रखेंगे, उसको x1 से सूचित करते हैं। तो अगर विलय का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, विलय की मोल संख्या जिसको हम n1 बोलेंगे बट्टे विलय की मोल संख्या विलय की मोल संख्या और बट्टे में क्या है, विलय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या। विलय की मोल संख्या प्लस विलायक की मोल संख्या, ये n1 होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के कारण n2 लिख दिया गया है। क्या देखा आपने देखा ये कि अगर विलय का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो जिसका निकालना उसको ऊपर लिखेंगे, विलय की मोल संख्या और बट्टे में क्या करेंगे, विलय की मोल संख्या और प्लस विलायक की मोल संख्या। तो आप जानते हैं कि विलय और विलायक मिला करके क्या बनाता है, तो ये विलयन बनाता है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाता है। तो ये विलय और विलायक के मोल संख्या को जोड़ करके आप विलय के मोल संख्या को भाग देंगे तो आपको विलय का मोल फ्रैक्शन प्राप्त होगा, यानी कि विलय का मोल फ्रैक्शन आपको पता चलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन अभी आप याद रखिएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे हम तो वहां पे इसका जरूरी पड़ेगा और आपको सब पता चलेगा कि मोल संख्या का वैल्यू क्या होता है और मोल संख्या होता क्या है। ठीक है, तो विलय का मोल प्रभाज यानी कि विलय का जो मोल संख्या है वो आपने निकालना सीखा। दूसरा, आप उसके जस्ट अपोजिट विलायक का मोल प्रभाज यानी कि विलायक का जो मोल फ्रैक्शन है जिसको हम x2 से सूचित करेंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल संख्या को ऊपर रखिए। ये 1 नहीं, ये 2 नहीं भाई साहब, ये 1 है, याद रखिएगा एनी टाइम। ये क्या है, 1 है। ओके, तो अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक की मोल संख्या को भाग देंगे हम विलय की मोल संख्या और प्लस विलायक की मोल संख्या से। ओके, समझ में आ गया चीजें। तो नीचे आपने देखा कि हमेशा विलय और विलायक दोनों होगा प्लस के रूप में। किसके रूप में, प्लस के रूप में होगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि विलय का मोल संख्या और विलायक का मोल संख्या जो है प्लस के रूप में है और ऊपर कौन होगा, तो जिसका निकालना होगा उसी का मोल संख्या ऊपर रखना है। जैसे विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय का मोल संख्या हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को देखिएगा। दूसरा जो टर्म है वो हम समझने वाले हैं मोलरता। मोलरता जिसको मोलरिटी भी कहेंगे और इसको हम सूचित करेंगे यानी कि डिनोट करेंगे एम से। किससे डिनोट करेंगे, एम से। चलिए जानते हैं कि मोलरता डेट मीन्स मोलरिटी आखिर होता क्या है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर, 1 मिनट। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद हो गया, 1 लीटर कोई बिलियन है, 1 लीटर कोई क्या है, बिलियन है। उस बिलियन में जितने भी विलय हैं उस विलयन में उपस्थित विलय के मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। मोल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसको इस तरह से हम अगर मोलरता निकालने की बात करें, मोलरिटी निकालने की बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखिएगा कि मोलरता बराबर होती है
विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान हमेशा ग्राम में रखना है इधर, ठीक है। तो विलय का द्रव्यमान बट्टे विलय का अनुभार और गुने बिलियन का आयतन, जो कि मिलीलीटर में होना चाहिए, ठीक है, मिलीलीटर में होना चाहिए, और गुने 1000, गुने क्या करना है 1000। इस वाले फार्मूला से आप लोग मोलरता निकाल सकते हैं। अभी तो हम आपको केवल फार्मूला बता रहे हैं, और क्वेश्चन क्लास में हम मोलरता भी किसी सॉल्यूशन यानी कि किसी बिलियन का निकाल करके आपको बताएंगे। ओके, तो आइए मोलरता का ये फार्मूला देखा आपने, और आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ों को समझिए ये क्या है। यदि समान विलय के 2 विलयन को मिश्रित किया जाए, जैसे मान लीजिए ये था पानी प्लस चीनी, या फिर पानी प्लस नमक था मान लीजिए, और ये भी था पानी प्लस नमक, पानी प्लस क्या था नमक था, तो ये 2 क्या हो गया समान विलय, इसमें भी विलय नमक और इसमें भी विलय नमक, तो समान विलय के 2 विलय को, सॉरी 2 बिलियनों, ये बिलियन तो 2 है यानी कि 2 सॉल्यूशन है, लेकिन विलय तो दोनों में नमक ही है, तो समान विलय के 2 बिलियनों को मिश्रित किया जाए। आपने दोनों को एक ही में क्या कर दिया, मतलब एक ही में मिक्स कर दिया, दोनों को एक ही में क्या कर दिया मिक्स कर दिया, कर दी जाए, तो परिणामी बिलियन, दोनों बिलियन को मिला करके जो बिलियन बना उसकी मोलरता कैसे निकालेंगे, तो उसकी मोलरता निम्नलिखित प्रकार से निकाल सकते हैं। उसकी मोलरता निकालने के लिए क्या है, m बराबर m1v1 प्लस है, ये प्लस क्या करना है m2v2, यानी कि पहले का जो मोलरिटी होगा, सॉरी इसका मान लीजिए कि मोलरिटी m1 था और इसका वॉल्यूम v1 था, इसका मोलरिटी m2 था और इसका वॉल्यूम v2 था, ठीक। तो आपने दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो आपको बिलियन मिला, जो रिजल्टेंट बिलियन मिला, उसका अगर आपको जो मोलरता निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2। इस वाले फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग इस फार्मूला से क्या करेंगे बनाएंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, ताप में वृद्धि के साथ मोलरता घटती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मोलरता जो है, मोलरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो पॉइंट है वो पूछा गया है, ठीक है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इसीलिए इस दृष्टि से आप इसे क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई साहब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। दूसरा है बिलियन की शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि जो बिलियन है इसका शक्ति क्या होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो याद रखिएगा प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्रामों की संख्या, विलय की कौन सी संख्या, तो विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की शक्ति कहलाती है। विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी, बिलियन की शक्ति। 1 लीटर बिलियन में विलय जितने ग्राम होगी उसे हम बिलियन की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब बिलियन की शक्ति को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बिलियन की शक्ति दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जब कभी भी फाइंड करने के लिए बोले तो फार्मूला क्या यूज करना है, विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का आयतन, विलय का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का आयतन। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, यानी कि कोई घोल है, ये इसमें पानी है भाई साहब, ठीक है, और प्लस नमक है, मान लीजिए नमक इसमें आपने ऐड कर रखा है, और नमक है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और ये जो टोटल के टोटल जो बिलियन है, जो टोटल के टोटल जो सॉल्यूशन है, इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 1000 ग्राम। कितना है, 1000 ग्राम, डेट मीन्स 1 लीटर आप कह सकते हैं। तो ये एक घोल है, बिलियन है, जिसमें नमक 100 ग्राम है, और ये जो है, ये जो आपको चीज़ें दिख रहा है, मतलब ये जो बिलियन है वो 1000 ग्राम, यानी कि 1 लीटर भी आप इसे बोल सकते हैं, 1 लीटर है। तो इसका अगर शक्ति निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, तो विलय का द्रव्यमान
विलय का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम को भाग देंगे किससे, ये ग्राम है, 100 ग्राम को भाग देंगे पूरे वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम को हम लोग 1 लीटर कहेंगे। तो अगर 1 लीटर है तो यहाँ पर 1 लीटर लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 100 ग्राम प्रति लीटर, इसका क्या हो जाएगा शक्ति हो जाएगा। तो शक्ति आप इस तरह से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझिए। अगला जो टर्म है वो है मोललता, जिसको मोलरिटी कहेंगे और इसको स्मॉल m से क्या करेंगे डिनोट करेंगे। अब समझिए मोललता दैट मीन्स मोलरिटी क्या है। यह जो है वो विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय की मोल संख्या है। यानी कि 1000 विलायक में, विलायक जैसे कि पानी बहुत अच्छा विलायक है, तो 1000 ग्राम विलायक में विलय की मोल संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही मोलरिटी कहते हैं। और मोलरिटी फाइंड करने के लिए अगर आपको बोले तो ये वाला फार्मूला आप याद रख सकते हैं। मोलरिटी दैट मीन्स मोललता निकालने के लिए आपको क्या करना है, विलय की मोल संख्या, विलय का मोल संख्या जिसको हम n से डिनोट करेंगे, तो विलय की मोल संख्या को भाग दे देना है आपको बिलियन के भार से। भार हमेशा केजी में लेना है, किसमें लेना है किलोग्राम यानी कि केजी में लेना है। तो ये वह फार्मूला है जिससे आप मोललता यानी कि मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी फाइंड करने का दूसरा फार्मूला भी है जो कि आपके सामने आ चुका है। आप मोलरिटी फाइंड करने के लिए यानी कि मोललता फाइंड करने के लिए विलय की मोल संख्या जो कि ऑलरेडी ऊपर में भी था और बट्टे विलायक का भार अगर ग्राम में लेंगे तो उसको 1000 से क्या करना होगा गुणा करना होगा, क्योंकि अगर केजी में ले रहे हैं तो ठीक है, और वही चीज़ अगर ग्राम में ले लेंगे तो क्या करना होगा आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से गुना करते हैं केजी को तो वो क्या बदल जाता है ग्राम में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर केजी में ले तो ये, और बिलियन का भार अगर ग्राम में दिया हो तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे मोललता निकालने के लिए। दूसरा, हम इस वाले इक्वेशन यानी कि इस वाले फार्मूला से भी मोललता ज्ञात कर सकते हैं। मोललता ज्ञात करने का ये फार्मूला क्या बता रहा है कि विलय का द्रव्यमान ग्राम में लेना है बट्टे विलय का अनुभार और गुने विलायक का द्रव्यमान और गुने 1000। इस भी फार्मूला से हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये निर्भर करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि किस फार्मूला से बनाना। अगर क्वेश्चन में विलय का द्रव्यमान दिया गया है, विलय का अनुभार दिया गया है और विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, तो इस वाले फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे मोललता ज्ञात करेंगे। तो अलग अलग फार्मूला इसीलिए है, जिस तरह का सिचुएशन होगा क्वेश्चन के अंदर वैसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। मोललता निकालने का अगला फार्मूला और आगे आपके सामने, ये क्या बोल रहा है मोललता की को ज्ञात करने की ये फार्मूला है, बोल रहा है कि विलय के मिली मोल की संख्या और उसको भाग दे दीजिए विलायक के द्रव्यमान से, द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। तो इस वाले फार्मूला से भी आप मोललता क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ये यूज कब करेंगे जब विलय के मिली मोल की संख्या आपको पता हो और विलायक का द्रव्यमान ग्राम में पता हो, तो आप इस वाले फार्मूला से क्या करेंगे मोललता ज्ञात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोललता से रिलेटेड एक दो बात आप याद रख लीजिएगा। पहला बात है कि मोलर बिलियन से कम सांद्रित होते हैं। जो मोलर बिलियन होता है वो मोलर बिलियन से कम सांद्रित होता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। पीछे जो चीजें आप पढ़े थे मोललता वो ताप के साथ बदल जाता है, लेकिन मोललता जो है वो ताप से इफेक्टेड नहीं होता। ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, मोललता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। दूसरा है नॉर्मलता। नॉर्मलता जिसको नॉर्मलिटी बोलेंगे, नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करेंगे। तो अब जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी बिलियन का नॉर्मलिटी कैसे ज्ञात करना है आपको, ठीक है, और या आखिर नॉर्मलिटी होता क्या है।
तो बताएंगे कि यह बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित, यानी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों, यानी कि ग्राम में तुल्यांक भार की संख्या है। तुल्यांक भार की क्या है? संख्या है। 1 लीटर बिलियन में, यानी कि 1 लीटर घोल में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, यानी कि ग्राम में जो भार होगा विलय के की संख्या होती है। इसका इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मलिटी का, यानी कि नॉर्मलता का जो इकाई है, यानी कि यूनिट है, वो क्या होता है, तो बोलेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब समझिए इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलता निकालने की जो फॉर्मूला है वो क्या है? विलय का भार। विलय का जो भार होगा, जैसे कि मान लीजिए ये बिलियन था, इसमें 100 ग्राम आपने दे दिया नमक और 1 लीटर आपने क्या कर दिया? पानी दे दिया। तो ये कि बिलियन बनाया। इस बिलियन में विलय कितना है? 100 ग्राम। विलय नमक कहलाएगा, तो विलय कितना है? 100 ग्राम। तो विलय का भार बट्टे में होगा विलय का ग्राम तुल्यांक भार और गुने बिलियन का आयतन। किसका आयतन? बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर है। तो इस तरह से आप नॉर्मलता, यानी कि नॉर्मलिटी क्या करने की कोशिश करेंगे? फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है? याद रखेंगे कि यदि एक ही विलय के 2 विलयनों को मिश्रित कर दिया जाए, जिस तरह से पीछे किए थे हम लोग, एक ही विलय, जैसे कि नमक वाले घोल को एक मिश्रण में मिला दिए, तो मिश्रित नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। जो दोनों को मिलाने के बाद जो विलयन बना उसका नॉर्मलता, यानी कि n फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो n1v1 प्लस n2v2 बाई v1v2 करेंगे। मान लीजिए, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए। ये 2 बिलियन है आपके पास। ये जो घोल है इसका वॉल्यूम है v1 और इसका जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलता है, वो n1 है। और ये बिलियन है जिसका वॉल्यूम है आपका v2 और नॉर्मलता है n2। ठीक है। अब इस दोनों को आपने एक ही में मिला दिया और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका आपने क्या सोचा? n निकालने की कोशिश किया, यानी कि नॉर्मलता निकालने की कोशिश किया। तो इसकी नॉर्मलता निकालने की जो फार्मूला होगी n1v1 प्लस n2v2 बट्टा v1 प्लस v2 होगा। इस वाले फार्मूला को याद रखिएगा। जिस तरह का सिचुएशन आपको क्वेश्चन में देखने को मिले उस तरह का आप इक्वेशन यूज कीजिएगा और आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो अभी आप फार्मूला सब देखते चलिए, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और डिटेल में आप जान पाएंगे। यदि Na नॉर्मलता Va मिली को Nb नॉर्मलता Vb मिली क्षार के साथ मिश्रित किया जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, तब जो तुल्यांक भार, यानी कि इक्विवेलेंट जो वेट है वो क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट आखिर कहते किसे हैं? किसी पदार्थ का वह भाग जो हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8 तथा क्लोरीन के 35.5 भाग से क्रिया करता है या इतने भाग विस्थापित करता है, उसे उस पदार्थ का तुल्यांक भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। तुल्यांक भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट उसे हम कहते हैं। दूसरी बातें याद रखिएगा कि तुल्यांक भार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो तुल्यांक भार को समतुल्य भार भी कई जगह पे लिख के रखा है, या इसको रासायनिक तुल्यांकी भी कहा गया है, तुल्यांकी भार भी कहते हैं। वास्तव में आपको याद रखना है कि रासायनिक तुल्यांकी भार परमाणु भार तथा संयोजकता के अनुपात के समतुल्य होता है। जो रासायनिक तुल्यांकी भार है वो परमाणु भार और संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। संयोजकता के अनुपात के समतुल्य, यानी कि संयोजकता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ओके। अब अगर आपको तुल्यांकी भार, या जिसको हम लोग रासायनिकी तुल्यांकी भार कहते हैं, ये निकालने
को अगर आपको बोले तो क्या करेंगे, उसका परमाणु भार बट्टे संयोजकता, ठीक है, आप करेंगे तो आपको तुल्यांकी भार जो है आराम से पता चल जाएगा। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट थे जिसको आपने इस चैप्टर में देखा। इसमें जो फार्मूला बताए गए आपको उसी को ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय। और आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छा तरीका से, और इसके सारे के सारे फार्मूला को एक बार ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के ही आप अच्छा से क्वेश्चन वाले क्लास को समझ पाइएगा। ओके, गुड बाय।